वंदे मातरम किसान भाइयों, जय श्री कृष्णा। सारे किसान भाइयों को मेरी ओर से गुलामी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी नेताओं को आजादी की शुभकामनाएं। दोस्तों, हम ऐसा सुनते और पढ़ते आ रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में देश 1947 को आजाद हो गया था? दोस्तों, सच ये है कि देश केवल नेताओं के लिए आजाद हुआ था। किसान 1947 से पहले भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। शर्म की बात यह है कि जिस किसान समुदाय ने इस देश के लिए अपना लहू दिया, वो किसान समुदाय आजाद ही नहीं हो पाया, और जिन्होंने देश से गद्दारी की वो संसद तक पहुंच गए। 26 जनवरी 1950 को संविधान नाम का एक ढकोसला थमा दिया कि आप आजाद हो, और लोगों ने अपने आप को आजाद समझ लिया। यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जिसके दिमाग में एक बार ये बिठा दिया जाता है कि तुम आजाद हो, तो वो लड़ना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस समय लोएस्ट कैटेगरी का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसकी सैलरी 55 रुपए थी। आज उसकी सैलरी 327 गुना बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। लेकिन शर्म की बात यह है कि किसानों की फसल का मूल्य मात्र 20 से 22 गुना ही बढ़ पाया। 1947 से अब तक सोने का मूल्य 700 गुना बढ़ गया, यहाँ तक कि साइकिल का मूल्य 250 गुना बढ़ गया, लेकिन किसान की फसल 20 से 22 गुना पर ही अटकी रह गई। इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है कि व्यापारी अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद निर्धारित करता है, लेकिन किसान को अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। एक कंपनी अगर चिप्स और बिस्किट बनाती है तो वो खुद निर्धारित करती है कि मुझे चिप्स और बिस्किट का इतना मूल्य चाहिए, लेकिन उसी चिप्स और बिस्किट में लगने वाले आलू और गेहूं को अगर किसान उगाता है तो वो उसका रेट खुद निर्धारित नहीं कर सकता। उसका मूल्य सरकार निर्धारित करती है या खरीदने वाला निर्धारित करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि अब आपकी फसल का मूल्य सरकार नहीं बल्कि कंपनियां निर्धारित करेंगी कि उन्हें किस दाम पर फसल खरीदनी है। इस विषय में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अभी तक किसान जो चावल गेहूं उगाता है उसको बेचने के लिए एपीएमसी मंडी जाना पड़ता है। वहां कुछ अड़तिये होते हैं जो किसान की फसल को खरीदने और बेचने का काम कराते हैं। जब किसान वहां पहुंचता है तो उसको कह दिया जाता है कि भाई 3 दिन बाद आना, गोडाउन में जगह नहीं है। फिर किसान 3 दिन बाद आया और उससे फिर से यही कह दिया गया कि भाई 3 दिन बाद आना, गोडाउन में जगह नहीं है। जब किसान परेशान हो जाता है तो अड़तिया या बिचौलिया किसान की फसल को कम दाम में खरीदकर मंडी ले जाता है। ये भ्रष्टाचार इसलिए होता है क्योंकि पूरे देश में केवल 7,000 एपीएमसी मंडियां हैं, जबकि आवश्यकता थी 42,000 मंडियों की। दोस्तों, ये वो देश है जहां राष्ट्रपति को रहने के लिए 350 कमरों का भवन मिल सकता है, लेकिन किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार मंडियां नहीं मिल सकती। देश में अगर 42,000 मंडियों की आवश्यकता है तो सरकार का ये कर्तव्य था कि वो मंडियां बनवाए, लेकिन नेता आपकी क्यों सुने? आप उनकी पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए चंदा थोड़ी देते हो। दोस्तों, मैं यहाँ किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर पार्टी को कह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा हो या बसपा, सपा या कांग्रेस। क्योंकि हर पार्टी जब सत्ता में रहती है तब तक वो अपने द्वारा किए गए हर काम को सही दर्शाती है, और जब विपक्ष में होती है तो खराब दर्शाती है। जो नरेंद्र मोदी 2014 के पहले एफडीआई को गलत बताते थे, आज वही एफडीआई है जिसको वो सही दर्शाते हैं। खैर छोड़िए, सीधा मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, सरकार के पास अनाज भंडारण की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने मंडियां ना बनवाकर कानून बना डाला। पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एंड फैसिलेशन ऑर्डिनेंस 2020। दोस्तों, अभी तक किसान की फसल एपीएमसी मंडियां खरीदती थीं, लेकिन मंडियों में भंडारण के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। इसलिए अब मंडियों के बाहर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने अपने गोडाउन बनाएंगी। किसान चाहे तो अमेरिका की कंपनी को अपना धान बेच सकता है, किसान चाहे तो वालमार्ट को बेच सकता है, मोनसेंटो को बेच सकता है, इंग्लैंड की कंपनी को बेच सकता है, टाटा, बिरला, डालमिया और अंबानी की कंपनी को बेच सकता है, और यदि चाहे तो एपीएमसी मंडियों में भी बेच सकता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एपीएमसी मंडियों पर सरकारों द्वारा टैक्स लगाया जाता है। ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो एपीएमसी मंडी पर 6% टैक्स लगता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की किसी भी कंपनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसान की फसल अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान,
अंबानी अडानी की कोई प्राइवेट कंपनी खरीदती है तो टैक्स फ्री है, लेकिन किसान की फसल अगर एपीएमसी मंडी में खरीदी जाए तो 6 से 8% टैक्स लगता है। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, जिन कंपनियों पर टैक्स नहीं लगता वो आपकी फसल उतने ही मूल्य पर खरीदकर आपको ज्यादा मूल्य दे सकेंगी, जिससे कि मंडियों की प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और जिस दिन एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी उस दिन एमएसपी खत्म हो जाएगा और शुरू होगा कंपनियों का बाजारवाद। अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों की फसल खरीदती थी। अब अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की सैकड़ों कंपनियां भारत में पहले से मौजूद हैं। दोस्तों, सरकार कहती है कि हम एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या मंडियां उन विदेशी कंपनियों से कंपटीशन कर पाएंगी जिन पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। दोस्तों, दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत कंपनियां सीधे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मान लीजिए आप आलू उगाते हैं और कोई अमेरिका की कंपनी आपके एरिया में आकर कुछ किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आप हमें आलू उगाकर दो, हम आपका आलू 10 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे। किसान तैयार हो गया, उसने आलू उगाया और कंपनी कहने लगी कि आपके आलू की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, या किसी भी कारण से डिस्प्यूट हो गया तो कानून में प्रावधान है कि आप डीएम या एसडीएम के पास जाओगे। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि जो कंपनियां नेताओं को खरीदने की ताकत रखती हैं, क्या वो कलेक्टर या एसडीएम को नहीं खरीद पाएंगी। झगड़ा अगर बराबर के लोगों में होता है तो न्याय मिलना आसान है, लेकिन विचार कीजिए, आपका झगड़ा अगर राजा से हो जाए तो क्या आपको न्याय मिल पाएगा। दोस्तों, बहुत रेयर चांस होंगे कि फैसला आपके पक्ष में हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 99% लोग करप्ट और पैसों के भूखे होते हैं। तीसरा कानून है इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। दोस्तों, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बनाया गया था ताकि अनाज, चावल, दाल, तेल जो मनुष्य के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं उनका भंडारण ना किया जा सके। लेकिन अब अनाज, चावल, दाल, तेल जैसी वस्तुएं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बाहर कर दी गई हैं। अब कोई भी कंपनी जितना चाहे गेहूं, दाल, चावल जैसी वस्तुओं का भंडारण कर सकती है, जिसका ये दुष्प्रभाव होगा कि कंपनियों के द्वारा किसानों से चावल, दाल, गेहूं, तेल खरीदे जाएंगे और उन्हें स्टोर करके रख लिया जाएगा, जिससे कि मार्केट में क्राइसिस होगी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है वैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है। यही खेल कंपनियों के द्वारा खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से हमारे लिए डूब मरने की बात यह है कि जो किसान इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हरियाणा और पंजाब में जो किसान 2 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर रात दिन आंदोलन कर रहे हैं, आज उन्हें कुछ नेताओं और नेताओं के चमचों द्वारा आतंकी बताया जा रहा है। इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है पार्टियों के द्वारा किसानों की आवाज को दबाने की साजिश। देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन हो, उस आंदोलन को दबाने का सीधा और आसान तरीका है उस आंदोलन में पाकिस्तान परस्त, वामपंथी और खालिस्तानी भेज दो। आंदोलन खुद ब खुद खत्म हो जाता है, क्योंकि नागरिकों की आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति खत्म हो जाती है। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पकड़ी संभाल जट्टा, पकड़ी संभाल।